Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis। और Exams Made Simple में हमने कुछ नया ट्राई किया है, फिर से एक बार द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को एक नए रूप में लाने का प्रयास किया है एंड आई होप आप लोग को ये तरीका पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए और ज़रूर आप लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस आई होप आपको मज़ा आ जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और मैंने पूरा नोट्स फॉर्मेट में बना दिया था कि आपको नोट्स अगर बनाने हो, स्क्रीनशॉट आपको लेना हो या आपको अगर ये पीडीएफ भी चाहिए होगी तो बताइएगा, मैं डेली आपको अपलोड कर दिया करूँगा। बट आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लाइक्स, आपके कमेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी गारंटी मेरी है कि कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले आज का हम देखते हैं सीसैट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का सीसैट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, चार दोस्त हैं ए बी सी और डी, जो कि जिनके बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैसा, है ना। सब मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्फ इन सच अ मैनर दैट ए गेट्स 1 लेस देन बी, ए को 1 कम मिलता है बी से, सी गेट्स 5 मोर देन डी, डी गेट्स 3 मोर देन बी, देन हु गेट्स द स्मॉलेस्ट अमाउंट। ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी सीसैट पूछता है, इजी सवाल है, आप लोग आई होप अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे कम अमाउंट किसको मिलती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं आज के मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का मेंस क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द वर्ल्ड हैज फेस्ड इन द लास्ट 3 इयर्स। पिछले 3 सालों में कौन कौन से मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो कि विश्व ने फेस किए हैं एंड व्हाट हैव बीन देयर इंपैक्ट्स ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर इनका क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो ये मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है। आई होप आप लोग आंसर लिखेंगे जरूर, अपने कुछ कीमती शब्द जो है ना, यूपीएससी मेंस में देने से पहले आप यहां प्रैक्टिस में जरूर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस। पहला जो एडिटोरियल है जैसे कि आप देखेंगे ये है न्यू होप्स। द एडिटोरियल इज न्यू होप्स, जो कि वाइस प्रेसिडेंट जो कि हमारे नए बने हैं जगदीप धनखड़ जी, तो उनके ऊपर ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो न्यू होप्स जो आर्टिकल है ये बात करता है किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का रोल होता है एंड वाइस प्रेसिडेंट क्या इंपॉर्टेंट कड़ी होता है, कितनी इंपॉर्टेंट कड़ी होती है, क्या उसको रोल प्ले करना चाहिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए। तो जगदीप धनखड़ जी के बारे में आपको पता होगा कि ही इज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज इनफैक्ट द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बता सकें कि पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 2 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लगातार 2 टर्म्स मतलब कि 10 सालों के लिए जो रहे हैं, तो आप उनके नाम जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है इंडिया का। 5 साल का टर्म रहता है बट ही कैन कंटिन्यू इन ऑफिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी ऑफ टर्म until the successor assumes office, है ना। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है as soon as possible, मतलब कि जैसे ही अगर एक वाइस प्रेसिडेंट जाएगा तो इलेक्शन के लिए लिखा गया है, उसमें जो शब्द यूज किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने वो यूज किया है as soon as possible, ठीक है ना। एंड वाइस प्रेसिडेंट मे रिजाइन टू हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, ठीक है ना। एंड रेजिग्नेशन उसी दिन से इफेक्टिव होता है जिस दिन उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये विजय धनखड़ जी की ये जगदीप धनखड़ जी की फोटो इनको भी देख लीजिए, है ना, इनको भी लगता है कि कोई इनको देखे। आगे देखें तो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। मैंने आपको बताया कि इसको अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब कि राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए एंड पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर एट दैट टाइम एंड एग्रीड टू द हाउस बाय द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा में एग्री होना चाहिए उसको, मतलब रेजोल्यूशन को मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, प्लस राज्यसभा में इसको पास होना चाहिए बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है ना। तो एक रेजोल्यूशन फॉर दिस पर्पस इज मूव्ड ओनली आफ्टर अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 डेज। तो 14 दिन की नोटिस देने के बाद ही ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है, ठीक है ना। और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड ही डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं करता है। इनका इलेक्शन जो होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, याद रखिएगा जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज का आर्टिकल 66 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके आर्टिकल 66 में इसका जिक्र है। और उसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब नॉमिनेटेड मेंबर चूंकि लोकसभा में रह नहीं गए इसलिए 3 लोग ही बचे, है ना,
अब नॉमिनेटेड मेंबर्स का हट ही गया है कंसेप्ट, है ना, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज में है। Now as per rule 8 of the presidential and vice presidential election rules, अगर आप रूल 8 देखेंगे प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स के 1974 के हैं ये रूल्स, याद रखेगा। प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल कब के हैं? 1974 के। तो पोल्स फॉर द इलेक्शन आर टेकन इन द पार्लियामेंट हाउस, जो इलेक्शन के पोल्स होते हैं वो पार्लियामेंट हाउस में ही लिए जाते हैं। तो ये भी एक रूल है जो कि आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ यूपीएससी से इससे रिलेटेड। जैसा कि आप पहला देख पा रहे होंगे, द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब ये चूंकि 2013 का सवाल है, आई होप आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? देखो, चेयरमैन जो होता है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होता है वो मेंबर ऑफ द हाउस नहीं होता है, डेफिनेटली ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है ही इज द मेंबर ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे गलती यही थी कि डेप्यूटी चेयरमैन इज द मेंबर ऑफ द हाउस बट चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे ये गलती थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमने गलत कर दिया। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना। तो एडिटोरियल ने वाइस प्रेसिडेंट के कुछ रोल्स भी बताए हैं, जैसे कि पहला रोल है वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो इसका बहुत क्रिटिकल रोल रहता है क्योंकि अभी प्रेजेंट सिचुएशन अगर आप देखें पार्लियामेंट की तो देयर इज एक्सट्रीम हॉस्टैलिटी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में एक्सट्रीम हॉस्टैलिटी है और ऐसे में वाइस प्रेसिडेंट का रोल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धनखड़ विल बी एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट बेटर रिलेशंस बिटवीन द रूलिंग एंड द अपोजिशन पार्टी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल ये रहेगा कि जो रिलेशन है बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन उसको इंप्रूव किया जाए, है ना। एंड हिज रोल एज अ चेयरमैन विल बी टू प्रोटेक्ट द अपोजिशंस स्पेस एज वेल। न केवल रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करना बल्कि अपोजिशन को भी डिसेंट का पूरा मौका देना, अपोजिशन को भी डिबेट डिस्कशन करने का स्पेस प्रोवाइड करना, ये भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर रहेगी। एंड this basically is very important. This role of vice president is very important for upholding the parliamentary democracy. Otherwise पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई मतलब भी नहीं हुआ, है ना। So that is the thing which is important. I hope you got clarity regarding that. दूसरा एडिटोरियल है अ लॉ विदाउट अ फ्लॉ। आज का जो दूसरा एडिटोरियल हम देखेंगे वो है अ लॉ विदाउट अ फ्लॉ। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो अनमैरिड वुमेन के लिए एक बहुत ही अच्छा वो किया है, मतलब उन्होंने अनमैरिड वुमेन के लिए कहा है कि भाई आपको मैरिड वुमेन जैसी फैसिलिटी अबॉर्शन में मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छा एक डिसीजन है और ये डिसीजन जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोटो में नीचे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जे.बी. पार्डीवाला ने दिया है। काफ़ी बड़ा जजमेंट है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या? व्हाट हैज द सुप्रीम कोर्ट डन? द सुप्रीम कोर्ट हैज पुट अनमैरिड वुमेन ऑन एन इक्वल फुटिंग इन अवेलिंग अबॉर्शन सर्विसेज, यानी कि अबॉर्शन सर्विसेज के लिए अनमैरिड वुमेन को भी बराबर इक्वल फुटिंग में डाल दिया है। किसने? आपके सुप्रीम कोर्ट ने। अब जजमेंट क्या था? अभी क्या है जजमेंट क्या है? जजमेंट ने ये कहा, जजमेंट बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। पहली चीज़ तो जजमेंट ने ये कहा कि भाई जब आप मैरिड वुमेन है कोई और मैरिड वुमेन को आप उसके बॉडीली इंटीग्रिटी, बॉडीली राइट्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसको अबॉर्शन का राइट दे रहे हो, तो अनमैरिड वुमेन ने क्या बिगाड़ा है? व्हाट हैज द अनमैरिड वुमेन डन? व्हाई आर दे नॉट गेटिंग दैट राइट? एंड दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि जो लॉ है वो कहता है भैया पार्टनर, द लॉ हैजंट यूज द टर्म हस्बैंड और समथिंग एल्स, सो द लॉ यूजेस द टर्म पार्टनर। दैट मीन्स इवन इफ द women is unmarried and कोई उसका लिव इन पार्टनर रहा होगा या जो भी रहा हो, तो इवन दैट केस द अनमैरिड वुमेन शुड नॉट बी लेफ्ट आउट, है ना। तो यहाँ पे जो अनमैरिड वुमेन है अभी तक जो था उनको अलाउ नहीं करते थे 20 हफ्तों के बाद प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना, है ना। लेकिन अगर अब उनको अबॉर्ट करने की परमिशन नहीं दी गई तो ये उनकी पर्सनल ऑटोनॉमी को वायलेट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट विल वायलेट देयर पर्सनल ऑटोनॉमी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक होता क्या था, तो अभी तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था 1971 का और उसके रूल्स थे 2003 के। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का था और रूल्स थे 2003 के, जो
कि प्रोहिबिट करते थे अनमैरिड वुमेन को हु आर बिटवीन 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। मतलब कि 20 से 24 हफ्तों के बीच की प्रेगनेंसी में उनको नहीं टर्मिनेट करने दिया जाता था, अनमैरिड वुमेन के केस में स्पेशली, ठीक है ना। लेकिन कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो आर्गुमेंट दिया है वो फॉरवर्ड लुकिंग आर्गुमेंट है और उसने कहा कि नहीं, अब इनको परमिशन मिलनी चाहिए, जैसी मैरिड वुमेन को मिलती है वैसी ही इनको मिलनी चाहिए। अब ये जजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ वर्ल्ड में अमेरिका जहां पे रो वर्सेस वेड का जजमेंट है उसको ओवरटर्न कर रहा है, जहां पे अमेरिका जैसी कंट्री जो कि डेवलप्ड कंट्री अपने आप को कहते हैं, वो एक तरीके से कहना चाहिए कि आज भी मतलब इतनी पुरानी मानसिकता और इतनी पुरानी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग लेकर के चल रहे हैं कि उन्होंने अबॉर्शन राइट तक वुमेन को नहीं दिए हैं। ऐसे में इंडिया का जो कोर्ट है, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव एक जजमेंट दिया है। तो दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये कि ये इट इज़ इन फुल स्पिरिट ऑफ द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 जो कि कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नो बडी इज अबव लॉ, लॉ कैन नॉट बी चेरी पिकिंग द बेनिफिशियरीज। लॉ अपने आप में ऐसा नहीं हो सकता कि वो बेनिफिशियरीज को चेरी पिक करके बताए कि हाँ तुमको फायदा मिलेगा तुमको नहीं मिलेगा। लॉ शुड बी सेम फॉर एवरीवन। तो बेसिकली दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस जजमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको टाइमलाइन का। जैसे कि अप टू 12 हफ्ते तक क्या था, पहले एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में, फिर 2021 में एक अमेंडमेंट भी किया गया जिसमें कहा गया कि हाँ भाई 12 हफ्तों तक तो एक ही डॉक्टर का एडवाइस लगेगा। फिर 12 से 20 हफ्ते तक पहले 2 डॉक्टर का एडवाइस लगता था, अब 12 से 20 में भी एक ही डॉक्टर का एडवाइस लगेगा, है ना। नाउ दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तीसरा, 20 से 24 हफ्ते तक पहले अलाउड ही नहीं था, अब बोला कि भैया 2 डॉक्टर्स रहेंगे फॉर सम कैटेगरीज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब कि अगर कुछ कैटेगरीज, 7 कैटेगरीज मैंने आपको बताई भी थी, है ना, कि जो इंसेस्ट या रेप विक्टिम, रेप सर्वाइवर, इस तरीके से अगर कोई है ना, डाइवोर्सी है कोई, है ना, अनमैरिड नहीं थी इसमें लेकिन डाइवोर्सी थी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और 24 हफ्तों के पहले भी अलाउड नहीं था और अभी उन्होंने कह दिया कि मेडिकल बोर्ड बनेगा जिसमें 4 लोग रहेंगे, उसके बाद फीटल एबनॉर्मेलिटी के केस में अलाउ किया जा सकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा ये पूरी चीज़। अब आप मूव करते हैं लीड एडिटोरियल की तरफ। तो लीड एडिटोरियल जैसे कि आप देखेंगे, मैक्रो वेरिएबल प्रोजेक्शंस इन अनसर्टेन टाइम्स। बहुत ही प्यारा आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले ये जो आर्टिकल है, ऑथर ने पहले बताया कि भैया इंडियन पॉलिसी मेकर्स को 2 मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अभी रिसेंटली। इंडियन पॉलिसी मेकर्स को जो इकोनॉमी की पॉलिसी बना रहे हैं उनको 2 मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। पहला, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, है ना, भैया रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम कैसी पॉलिसीज बनाएं। एक है कि क्या हम ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं क्योंकि बाहर से कुछ आ नहीं रहा है माल। दूसरा, क्या हम ट्रेड को बढ़ावा दें क्योंकि रशिया यूक्रेन ने जो वैक्यूम क्रिएट किया है उसका बेनिफिट हम उठा लें। तो ये पॉलिसी मेकर्स को बहुत बड़ा ट्रबल है। दूसरा, चाइना ने जीरो कोविड-19 पॉलिसी अपना रखी है जिसमें कि वो बार बार लॉकडाउन लगाता है। जब वो बार बार लॉकडाउन लगाता है तो ग्लोबल सप्लाई जो है उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है ना। आपको पता होगा कि चाइना को जब सर्दी लगती है, ठंड लगती है तो वर्ल्ड छींकता है, ऐसा कहते हैं ना, चाइना को जब सर्दी लगती है तो वर्ल्ड छींकने लगता है। तो बेसिकली दैट इज अनदर ट्रबल। दूसरा जो हमारा सबसे मेजर ट्रबल है ऑथर के अकॉर्डिंग, वो है हमारा डेटा। अवर डेटा इज नॉट अप टू द पॉइंट, अवर डेटा इज नॉट एक्यूरेट। और अगर डेटा एक्यूरेट नहीं है तो फिर पॉलिसीज हमारी एक्यूरेट नहीं बन पाएंगी। सो ऑथर सेज डेटा इज द की बिहाइंड एनी सक्सेसफुल पॉलिसी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि क्या है इंपैक्ट कोविड वॉर का, तो सबसे कोविड एंड वॉर का। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला कि जो कोविड वेव्स हैं, कोविड-19 की जो वेव्स हैं, दे हैव कर्टेल्ड द ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब उससे क्या हुआ, लॉस ऑफ प्रोडक्शन हुआ, है ना भाई। कोविड आया तो वहां पे लॉकडाउन लगा, प्रोडक्शन कम हो गया, कंपनीज बंद रही। जब ये सब बंद रहा, सप्लाई चेन भी, भाई सप्लाई नहीं हो रही थी, लोग आने जाने नहीं दे रहे थे, तो सप्लाई बॉटलनेक्स आए। मतलब एक तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन हुआ, दूसरा सप्लाई में बॉटलनेक्स आ गए, तीसरा जब सप्लाई नहीं होगी यानी कि डिमांड तो वही रहेगी पर आपके पास सप्लाई नहीं रहेगी तो फिर प्राइस राइज, इन्फ्लेशन की समस्या, रियल इनकम का लॉस आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हैं। ऐसे में ऑथर ने कहा कि एक और नई समस्या आ गई, मंकी पॉक्स वायरस की। मंकी पॉक्स भी आ गया। अब मंकी पॉक्स आया तो मार्केट को तो इन स्पेकुलेशन से इंपैक्ट पड़ता है
है, तो जैसे ही मंकी पॉक्स आया फिर से मार्केट में थोड़ा हमको ग्रोथ कम देखने को मिली। फिर इसके बाद ऑथर ने कहा जो वॉर है यूक्रेन और ये रशिया का, इसने काफ़ी ट्रबल्स किए हैं, स्पेशली रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। ऐसे में जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वहाँ पे एनर्जी नहीं मिल पा रही है। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो यूरोप में सप्लाई नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा। जब सप्लाई प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है फिर वही चीज़ है कि ये सारी चीज़ अल्टीमेटली इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, जो कि हमको इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है, यूरोप में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इकोनॉमीज है जो कि परेशान हो रही हैं, है ना। रशिया और यूक्रेन जो है वहाँ से फूड, फर्टिलाइजर्स, मेटल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, नहीं आ पा रही हैं। सैंक्शंस के कारण रशिया ने भी ऑयल और ये नेचुरल गैस सप्लाई करना बंद कर दिया है बाकी यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स को। यहाँ पे ये जो चीज़ है देखिए, यूएस इकोनॉमी जो है वो टेक्निकल रिसेशन में इंटर कर चुकी है। उनके 2 क्वार्टर जीडीपी के डिक्लाइन कहते हैं ना, तो दे हैव इंटर्ड इनटू अ टेक्निकल रिसेशन। डेफिनेशन के बेसिस पे दे आर टेक्निकली इन रिसेशन फेज। श्रीलंका डिवास्टेट हो चुका है, श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी खत्म हो चुकी है, हमको पता है। पाकिस्तान और नेपाल ऑलरेडी ट्रबल में चल रहे हैं, लोन इनको मिल नहीं रहा है। यूक्रेन और रशिया से जो क्रिटिकल सप्लाईज आ रही थी वो बंद हो गई हैं, इस कारण से यूरोप और यूएसए में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और प्राइस राइज देखने को मिल रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड ऐसे में पॉलिसी मेकर्स के लिए ट्रबल रहती है कि किस तरीके की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ा जाए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। अगला जो ऑथर ने इसी में बताया कि एक और समस्या है कि एक नया कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। कोल्ड वॉर कैसा? देखो, चाइना और रशिया एक साथ एक पोल बना रहे हैं, चाइना प्लस रशिया एक पोल बना रहे हैं और वो अपोज कर रहे हैं यूएसए और बाकी यूरोपियन कंट्रीज का। अब चाइना क्यों रशिया के साथ हो रहा है? क्योंकि चाइना को पता है कि भाई अमेरिका उसको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है एंड देयरफॉर उसको जो भी पार्टनर समझ में आ रहा है उसके साथ वो पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने जो पॉइंट बताया था कि डेटा रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में। डेटा रिलेटेड इश्यूज कैसे? पहला ऑथर ने कहा कि भैया एग्रीकल्चर को अगर आप छोड़ दो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। इंडिया में अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर केवल 6 to 7% है, वहीं 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जब आपको 94% सेक्टर का डेटा ही नहीं पता तो आप किस तरीके से कर सकते हो, मतलब कि पॉलिसीज बना सकते हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी डेटा बहुत ही लिमिटेड है और कितना एक्यूरेट है इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी जो एरर्स हैं, बहुत सारी एरर्स हैं वो आ जाती हैं। एंड पैंडेमिक आया, वॉर आया, ये सब अलग अलग नेगेटिव शॉक्स जो हैं ये डेटा को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं, लेकिन डेटा इनके लिए तैयार नहीं रहता है ना। डेटा तो इन एक्सीडेंसीज और इमरजेंसीज के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टाइम में डेटा कलेक्शन हो नहीं पाता है। एंड जब ऐसा नहीं हो पाता तो फिर ऑब्वियस बात है, जब डेटा ही नहीं तो फिर पॉलिसी कैसे बनेगी। फिर इसके बाद ऑथर ने कहा कि जो सर्विसेज सेक्टर है डेटा में, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है। द प्राइस इज वेरी अंडर रिप्रेजेंटेड, ठीक है ना। जैसे कि मेनी सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, है ना, और उनका वेट जो है कंजम्पशन मार्केट बास्केट में वो चेंज हो गया, लेकिन अभी तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इस कारण से जो डेटा हमको मिल रहा है वो भी सही नहीं मिल रहा है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 94% वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है, और ऐसे में उनका डेटा ना होना, उनका डेटा ना होना प्लस प्राइस राइज से सबसे अधिक इंपैक्ट भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही पड़ा है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक तरीके से इनविजिबलाइज्ड हो गया, मतलब कि इनविजिबल हो गया है, क्योंकि उनका डेटा सही नहीं है। उनकी बार्गेनिंग पावर बिल्कुल खत्म हो गई है। उनकी एक तो वेजेस ज्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट उनके पर सबसे ज्यादा है, उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी घटती जा रही है, और हमारी पॉलिसी मेकिंग रिजीम ने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसको इनविजिबल बना के रख दिया है। तो ऐसे में पॉलिसी मेकर्स के ऊपर बहुत बड़ा एक रोल रहेगा, एक दारोमदार रहेगा कि किस तरीके से वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को उनका ड्यू जो है वो दिला पाते हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। आई होप आपको ये तीसरा एडिटोरियल भी समझ में आया होगा। चौथा एडिटोरियल है लॉन्च नेशनल ट्राइबल हेल्थ मिशन। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या बात कही है, बोला कि भैया आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमको एक ट्राइबल प्रेसिडेंट मिले हैं, ठीक है ना, ट्राइबल प्रेसिडेंट मिला है, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ऐसे में ऑथर ने कहा है कि हमको एक शपथ लेनी चाहिए कि हम ट्राइबल्स की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर देंगे। कैसे दूर करेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं वो सारी डिस्कस करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑथर ने कहा सबसे पहले कि 11 करोड़ ट्राइबल पीपल हैं ST इन द सेंसस ऑफ 2011
2011। अगर इंडिया में देखें तो 11 करोड़ के आसपास ट्राइबल पीपल हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 8.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विच इज सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल इन द कंट्री, इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। इसके बाद ऑथर ने कहा कि अगर हम देखें, इनका एक रिपोर्ट आई थी लैंसेट की 2016 में जिसका नाम था इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स हेल्थ। क्या नाम था रिपोर्ट का? इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स हेल्थ, 2016 की ये रिपोर्ट है। इसने कहा था कि बहुत सारी समस्याएं हैं जो ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये उनके लिए ऑनरेबल पोजीशन नहीं है। मतलब कि जो सेकंड हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो ट्राइबल पीपल में, नेक्स्ट ओनली टू पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के बाद सेकंड हाईएस्ट ट्राइबल पीपल में मोर्टेलिटी इंडिया में थी। तो ये सही कंडीशन नहीं है। क्या क्या समस्याएं हैं? तो ऑथर ने सबसे पहले बोला कि भैया देखो 809 ब्लॉक्स हैं इंडिया में जो कि शेड्यूल्ड एरियाज के रूप में डेजिग्नेटेड हैं, है ना। ऐसे में वहाँ पे हाफ नियरली 5.5 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो कि इन ट्राइबल ब्लॉक्स में रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि 5.5 करोड़ ऐसे भी ट्राइबल्स हैं हु आर लिविंग आउटसाइड दीज स्कैटर्ड शेड्यूल्ड एरियाज, है ना। दे आर आउटसाइड दीज शेड्यूल्ड एरियाज। ऐसे में उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, माइनॉरिटीज के रूप में रह रहे हैं एंड दे आर द मोस्ट पावरलेस। उनकी वॉइस नहीं है क्योंकि वो एक साथ है नहीं, एक पावर में है नहीं। दूसरा जो पॉइंट ऑथर ने बताया, देखो आपको सामने है कि द हेल्थ स्टेटस ऑफ ट्राइबल पीपल्स हैज सर्टेनली इंप्रूव्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स, लेकिन अभी भी जो अंडर 5 मोर्टेलिटी की समस्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर आप देखें तो वो अभी भी 100 से ज्यादा है ना, विच इज हाईएस्ट अमंग द एसटीज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन है, तीसरा पॉइंट ऑथर ने कहा कि चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन अगर देखो तो इट इज 50% हायर इन ट्राइबल चिल्ड्रन। ट्राइबल चिल्ड्रन में 50% से ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी। फोर्थ, इन्होंने मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस का बोला है कि 3 से लेकर 11 गुना ज्यादा है अमंग द ट्राइबल पीपल देन द कॉमन मैन, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये सारे। फिर फिफ्थ, इन्होंने ऑथर ने कहा कि मैल न्यूट्रिशन, मलेरिया, मोर्टेलिटी जो 3M है ट्राइबल्स के ऊपर, 3M मलेरिया, मैल न्यूट्रिशन एंड मोर्टेलिटी, ये तीनों बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दीज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो है बेसिकली बहुत ज्यादा है ट्राइबल्स में एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। न केवल ज्यादा है बल्कि इंक्रीजिंग डे बाय डे। सिक्स्थ है, ट्राइबल पीपल्स आर हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट रन पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। ऐसे में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे लगभग 27 से 40% की डेफिशिएंसी देखी गई है, न केवल फैसिलिटी में बल्कि डॉक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेड्स में, ये सारी चीजें। और ऐसे में जो ट्राइबल पीपल है वो तो आपके पब्लिक हेल्थ केयर में ही डिपेंडेंट है, तो वो बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएंगे। ऐसे में उनको बहुत ज्यादा समस्या है। सेवेंथ, देयर इज हार्डली एनी पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल लोकली और एट द स्टेट लेवल और एट द नेशनल लेवल इन डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड डिलीवरिंग द हेल्थ सर्विसेज। तो इनमें जो पार्टिसिपेशन है ट्राइबल्स का वो भी बहुत कम है। ये सारी 7 समस्याएं ऑथर ने मेंशन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑथर ने बताया इस समस्या को सुलझाए कैसे, तो 3 सजेशन ऑथर देता है। पहला, ऑथर ने कहा कि भैया लॉन्च नेशनल ट्राइबल एक्शन प्लान, हेल्थ एक्शन प्लान। आपको लॉन्च करना चाहिए नेशनल ट्राइबल हेल्थ एक्शन प्लान, जिसका गोल होना चाहिए टू ब्रिंग द स्टेटस ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर एट पार विद द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एवरेज फॉर द विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगले 10 सालों में जो ट्राइबल हेल्थ है उसको आप दूसरे स्टेट्स के पार लेकर के आ जाओ, बराबर लेकर के आ जाओ। फिर कमिटी ने सजेस्ट किया नियरली 80 मेजर्स, मतलब 80 मेजर्स एक कमिटी बनाई गई थी फॉर द ट्राइबल हेल्थ। उसने 80 मेजर्स दिए हैं, 10 प्रायोरिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ केयर गैप एरियाज उठाए हैं। और उन्होंने बोला भैया आप ह्यूमन रिसोर्स का जो गैप है वो कम करो, हेल्थ का जो गैप है वो कम करो और गवर्नेंस को इंप्रूव करो, है ना, गवर्नेंस को इंप्रूव करो, सो दैट विल इंप्रूव। इसके अलावा थर्ड जो कमिटी ने सजेस्ट किया है वो एलोकेशन ऑफ एडिशनल मनी सो दैट द पर कैपिटा गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन ट्राइबल पीपल बिकम्स इक्वल टू द स्टेटेड गोल ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कहती है कि भाई आपको एक एलोकेशन प्रॉपर देना पड़ेगा, लगभग 2.5% के आसपास पर कैपिटा जीडीपी का एलोकेशन आपको हेल्थ एक्सपेंडिचर में देना पड़ेगा। वो आज तक हो नहीं पाया है, तो वो भी आपको करने की जरूरत है। तो ये सारे सजेशंस इस एडिटोरियल में थे। 4 एडिटोरियल हमने पूरे डिस्कस किए हैं, एक एक डेटा के साथ, एक एक इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। आई होप आपको मजा आया होगा।
सो आगे मूव करते हैं न्यूज सेक्शन में, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है। पहली न्यूज है मॉनसून सेशन कम्स टू अ क्लोज। जब मॉनसून सेशन क्लोज आ गया है तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या हुआ मॉनसून सेशन में और ये सेशंस होते क्या हैं। तो सबसे पहली बात, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट देखने से पहले हम बताएं इस बार की मॉनसून सेशन की अगर हम बात करें तो एक तो राष्ट्रपत्नी की कंट्रोवर्सी हो गई, जो राष्ट्रपत्नी शब्द है उसकी कंट्रोवर्सी हुई, 27 एमपी सस्पेंड हुए, ईडी का पूरा चलता रहा, ईडी ने रोकते रहे, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज के ऊपर बहुत सारे विवाद हुए पार्लियामेंट के सामने, काफी धरना प्रदर्शन हुआ। तो जो एडजर्नमेंट हुआ है वो सीने डाई हो चुका है ऑन मंडे, तो एडजर्नमेंट अब सीने डाई हो चुका है, ठीक है ना, एडजर्न नहीं है, इट्स एडजर्नमेंट सीने डाई नाउ। आगे मूव करते हैं, अब देखते हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट की बात करते हैं। एक साल में लगभग 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं और किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा खुद कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो समनिंग है, समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यानी उसको बुलाता कौन है, तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत समनिंग ऑफ द पावर का, समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट का पावर है और ये पावर जो है टू कन्वीन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट रेस्ट विद द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट के थ्रू इसको मतलब स्पीकर के थ्रू इसको बुलाया जाता है ना, द स्पीकर जो है वो बोलता है भाई कि आओ आप, है ना, गवर्नमेंट ने स्पीकर को बोला, स्पीकर ने कह दिया, ठीक है ना। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो रहता है विच इज द सीजन फॉर मीटिंग इज टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स विच इज फॉर्मलाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट इन हुज नेम एमपीज आर समन टू मीट फॉर अ सेशन। तो प्रेसिडेंट के नाम में समनिंग होती है, प्रेसिडेंट के नाम में जो है वो समनिंग की जाती है एंड फॉर मीटिंग द सेशन। इंडिया डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर, हमारा कोई पार्लियामेंट्री कैलेंडर फिक्स नहीं है, लेकिन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर बट वी फॉलो द कन्वेंशन एंड पार्लियामेंट मीट्स फॉर 3 सेशंस इन एन ईयर, 3 सेशंस के लिए हम मिलते हैं। सम्मन की जो पावर है मैंने आपको बताया, इट्स द प्रेसिडेंट सम्मन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो प्रेसिडेंट है उसी के नाम में सम्मनिंग होती है, स्पीकर भले कर रहा है लेकिन प्रेसिडेंट के नेम पे ही सम्मनिंग की जाती है। प्रेसिडेंट summons the house of the parliament from time to time. Summoning is the process of calling all the members for meeting, है ना। 2 पार्लियामेंट्री सेटिंग्स के जो सेशंस है उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 3 जो सेशंस है वो है बजट सेशन जो कि फरवरी से मई चलता है, मॉनसून सेशन जो कि जुलाई से सितंबर चलता है, विंटर सेशन जो कि नवंबर दिसंबर के आसपास चलता है। तो ये आपके 3 सेशंस हो गए, आई होप यू विल रिमेंबर देम। एक इस जॉइंट सेशन भी होता है, एक जॉइंट सेशन जो है आर्टिकल 108 के तहत, अगर मान लो किसी ऑर्डिनरी बिल में दोनों इम्पास की सिचुएशन है, इम्पास की सिचुएशन मतलब कि कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, ना राज्यसभा मतलब अमेंडमेंट दे रहा है और बिल नहीं पास कर रहा है, या लोकसभा ने कोई अमेंडमेंट नहीं माने, इस तरीके से जो चीज़ें हैं, तो ये ऑर्डिनरी बिल के केस की बात चल रही है। अब याद रखिएगा ऑर्डिनरी बिल का केस है, उसी में जॉइंट सेशन का प्रावधान किया भी गया है। अगर दोनों इम्पास की सिचुएशन हो जाती है तो फिर प्रेसिडेंट जो रहता है, कंट्रीज प्रेसिडेंट जो रहता है, ही कॉल्स फॉर द जॉइंट सिटिंग, है ना, एंड प्रिसाइड इसको स्पीकर जरूर करता है, स्पीकर प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग, और उसका एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और अगर दोनों ही एब्सेंट है तो फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा उसको प्रिसाइड करता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं करता, फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा करता है उसको प्रिसाइड, ठीक है ना। और जो डिसीजन होता है फिर वो दोनों के उसमें मेजॉर उससे लिया जाता है। और नो सिटिंग फॉर मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दोनों ही केस में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ना मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग होती है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सिटिंग होती है, तो ये आपको याद रखना है। प्रोरोगेशन याद रखिएगा, प्रोरोगेशन मतलब जो सेशन एंड होता है वो प्रोरोगेशन कहलाता है। टाइम बिटवीन प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली इज कॉल्ड रिसेस, मतलब एक प्रोरोगेशन हो गया और दोबारा रीअसेंबली तक जो होता है वो सेशन रिसेस कहलाता है। प्रोरोगेशन इज द एंड ऑफ द सेशन एंड नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, डेली का डिसोल्यूशन नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस नहीं है, सॉरी, याद रखिएगा, इट इज जस्ट द सेशन, एंड ऑफ द सेशन, प्रोरोगेशन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी जो न्यूज है वो है आर्मी और ड्रोन्स के बारे में। आप देख पा रहे हैं इंडियन आर्मी टू डेवलप इंडिजिनस ड्रोन्स, अब इंडियन आर्मी जो है वो इंडिजिनस ड्रोन्स डेवलप करेगी। तो इंडियन आर्मी विल डेवलप ड्रोन्स नाउ, इंडिजिनस ड्रोन्स अलॉन्ग विद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखेगा इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी का आर्मी डिजाइन ब्यूरो जो है उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है
ठीक है ना, किसने, आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने, ठीक है ना, याद रखिएगा आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये मेमोरेंडम साइन करके उन्होंने क्या बोला है भाई कि वी विल बी मेकिंग आवर ओन इंडिजिनस ड्रोन्स टेक्नोलॉजी नाउ, है ना। इसके अलावा काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन, ये सारी जो एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी है आर्मी के लिए वो बनाएंगे, ठीक है ना। आर्मी डिजाइन ब्यूरो याद रखिएगा नोडल एजेंसी है इंडियन आर्मी की, विच इज टू बी फैसिलिटेटर फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स विद द इंडस्ट्री एकेडमिया, डीआरडीओ एंड डीपीएसयू। मतलब जो डिफेंस पीएसयूज हैं प्लस डीआरडीओ है, इन सब के साथ की जो नोडल एजेंसी है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एफर्ट्स लगाती है आर्मी की तरफ से, वो है आर्मी डिजाइन ब्यूरो। तो आर्मी डिजाइन ब्यूरो नोडल एजेंसी है, याद रखेगा इंडियन आर्मी की ही है और फैसिलिटेटर है बेसिकली फॉर दैट। अच्छा, डिफेंस जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ना, वो एक नॉन गवर्नमेंट नॉन फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री है, याद रखिएगा इंडस्ट्री लेड बॉडी है जो कि नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो डिफेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया को कोई गवर्नमेंट नहीं समझेगा, इट इज नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट, याद रखिएगा, लिख लीजिए आप लोग। डिफेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया और आर्मी के डिजाइन ब्यूरो ने एक जो लॉन्च किया प्रोजेक्ट, उसका नाम है हिम ड्रोन अ थ्रोन प्रोग्राम, हिम ड्रोन अ थ्रोन प्रोग्राम, विच इज अ पैन इंडिया सस्टेन्ड कनेक्ट बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, एकेडमिया, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ड्रोन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, इन सब के बीच का एक जॉइंट स्टेक होल्डर्स का प्रोग्राम है हिम ड्रोन अथॉन, ड्रोन अथॉन, हैकाथॉन होता है ना, है ना, हैकाथॉन, ये सब मैराथन, इसी तरीके से ड्रोन अथॉन, हिम ड्रोन अथॉन प्रोग्राम है, पैन इंडिया का है, सारे स्टेक होल्डर्स मिलेंगे और इसको स्टेजेस में लिया जाएगा, एक एक मतलब पहले एल्टीट्यूड देखी जाएगी, फिर वेट, फिर रेंज क्या होगा, एंड्योरेंस लेवल क्या होगा, मतलब पैरामीटर वाइज इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। रिसेंटली ड्रोन्स के रिगार्डिंग डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भी न्यूज़ में था, तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो ड्रोन रेगुलेशन 1.0 आए थे अभी, और उसके अंतर्गत एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ पायलट्स, डिवाइसेस, सर्विस प्रोवाइडर्स, NPNT यानी कि नो परमिशन नो टेक ऑफ, ये सारे जो चीज़ें हैं आपको ऑनलाइन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के थ्रू करनी होगी, ठीक है ना, ताकि अगर आपको कभी इमरजेंसी चाहिए तो इंस्टेंट आपको क्लियरेंस ऑपरेटर्स को मिल जाए फॉर फ्लाइट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं। एयर स्पेस को, जो ड्रोन एयर स्पेस है उसको 3 उसमें पार्टीशन किया गया है, रेड जोन यानी कि फ्लाइंग नॉट परमिटेड, येलो जोन यानी कि कंट्रोल्ड एयर स्पेस, एंड थर्ड ग्रीन जोन यानी कि ऑटोमेटिक परमिशन, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आई होप एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग ही ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगली जो न्यूज़ है वो है एक्सरसाइज वज्र प्रहार के रिगार्डिंग। तो ये देख लीजिए, इंडिया और यूएस की जो आर्मी है उन्होंने स्पेशल एक एक्सरसाइज करने का डिसाइड किया जिसका नाम है एक्सरसाइज वज्र प्रहार। याद रखिएगा दिस इज स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो कि बकलोह आपका हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, बकलोह हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज की जाएगी अगस्त 8 को। तो इंडिया और यूएस आर्मीज के बीच की एक्सरसाइज है ये, ठीक है ना, एक्सरसाइज वज्र प्रहार, इसको याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है फायर एट क्यूबा ऑयल फैसिलिटी। क्यूबा ऑयल फैसिलिटी में फायर हो गया था, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि चलो मैं आपको क्यूबा के मैप के बारे में और क्यूबा से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। तो क्यूबा का जैसा कि आप मैप देख पा रहे होंगे, दिस इज क्यूबा, एंड यहाँ पर आपको वाटर बॉडीज देख लीजिए पहले, गल्फ ऑफ मैक्सिको और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, अटलांटिक ओशन, इसके नीचे मतलब यहाँ पर आपका यूएसए खत्म होगा जस्ट, और फ्लोरिडा तो आपका यूएसए वाला पार्टी है, उसके नीचे आपको स्टेट ऑफ फ्लोरिडा दिख रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको इधर दिख रहा है और अटलांटिक ओशन दिख रहा है, उसके नीचे आपको यहाँ पे क्यूबा दिख रहा होगा, ये उसकी कैपिटल हवाना है, यहाँ पे कैपिटल दिख रही होगी। फिर यहाँ पे केमन आइलैंड, जो यूके का ना केमन आइलैंड, देखो उसको क्यूबा के नीचे है केमन आइलैंड। फिर यहाँ पे केमन ट्रेंच भी है, केमन ट्रेंच भी है आपको, उसके क्यूबा के नीचे आपको यहाँ पे जमैका, हैती, ये सब दिख रहा होगा, जमैका और हैती दिख रहा होगा। तो लोकेशन आपको आई होप मोटी मोटी समझ में आ गई, कैरिबियन आइलैंड्स के ऊपर और आपका स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे, है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट है क्यूबा से रिलेटेड, वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, जो कि 1962 में हुआ था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में एक डायरेक्ट एंड डेंजरस कन्फ्रंटेशन था जो यूएस और सोवियत के बीच में हो गया था, यूएस और सोवियत के बीच में हो गया था। देखो हुआ क्या था, वहाँ पे जो फिदेल कास्ट्रो है उसकी रिजीम को ओवरथ्रो करना चाहते थे यूएस वाले, है ना, क्योंकि वो कम्युनिज्म की तरफ जा रहा था, बट ऐसा कर नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे बे ऑफ पिग्स इन्वेशन, बहुत फेमस इन्वेजन है, एक बे ऑफ पिग्स इन्वेशन, और इसके अलावा जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत फेमस ऑपरेशन है, ऑपरेशन मॉन्गूज, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक है क्या, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, एक तो बे ऑफ पिग्स इन्वेशन याद रखिएगा। दिस वाज अ फेल्ड इन लैंडिंग ऑपरेशन ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ
Cuba in 1961 by Cuban exiles who opposed Fidel Castro's Cuban Revolution। तो बे ऑफ पिग्स इन्वेजन किसने किया था? तो यहाँ पे बे ऑफ पिग्स इन्वेजन किया था जो एग्जाइल में थे क्यूबन्स, अमेरिका के सपोर्ट से वो गए थे वहाँ पे ओवरथ्रो करने फिदेल कास्त्रो का रिजीम, ठीक है ना, फिदेल कास्त्रो को हटाने, तो उसको बे ऑफ पिग्स इन्वेजन बोलते हैं। और 1962 में जॉन एफ कैनेडी ने ऑपरेशन मॉन्गूज स्टार्ट किया था ओवरथ्रो करने के लिए। जब वो फेल हो गया तो ऐसे में जो निकिता ख्रुश्चेव उसने क्या किया था, क्यूबियन प्रीमियर फिदेल कास्त्रो के साथ एक मतलब डील कर ली और अपनी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो क्यूबा में जाकर के बिल्कुल अमेरिका की तरफ पॉइंट कर दिया, क्यूबा में मिसाइल ले जाकर के, ठीक है ना। और ऐसे में फिर जॉन एफ कैनेडी और रशिया ने निकिता ख्रुश्चेव ने मिलकर के फिर इसको किसी तरीके से मैटर को सुलझाया, अदरवाइज देयर वुड हैव बीन अनदर न्यूक्लियर वॉर, डेफिनेटली दैट वाज द थिंग, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। इसके अलावा एक हवाना सिंड्रोम भी न्यूज में रहता है, तो मैं हवाना सिंड्रोम बता दूं। हवाना सिंड्रोम इज एन अलेज्ड सेट ऑफ मेडिकल सिम्टम्स जो कि अननोन कॉजेज के कारण यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और मिलिट्री पर्सनल जो है उनको होते हैं, उनके हार्ट बीट बढ़ जाती है, उनको थोड़ा नॉशियस टाइप का लगने लगता है, ये हवाना सिंड्रोम है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको हवाना सिंड्रोम का नाम दिया गया है। अच्छा, कुछ एक न्यूज इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स फंड क्या होते हैं? इंडेक्स फंड, तो अभी वॉरेन बुफे ने इंडेक्स फंड का नाम लिया था। तो इंडेक्स फंड एक तरीके से म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं। म्यूचुअल फंड आपको पता ना, एक बास्केट है, बास्केट में अलग अलग शेयर्स रख दिया आपने, तो ये म्यूचुअल फंड हो गया। रिस्क को कम, ये मान लो बढ़ा प्राइस, इसका घटा प्राइस, इसका बढ़ा, इसका घटा, तो एक दूसरे को काउंटर कर लेते, तो म्यूचुअल फंड आर लेस रिस्की, है ना। तो इंडेक्स फंड उसी तरीके से होता है। इंडेक्स फंड लेकिन क्या होता है बेसिकली, मैं आपको समझा देता हूं, जो लिखा है इसको आप देख लो, नहीं समझा मैं जो समझा रहा हूं वो समझना। इंडेक्स फंड एक्चुअली इंडेक्स के साथ साथ चलते हैं। इंडेक्स मतलब जैसे कि हमारे यहाँ निफ्टी है, निफ्टी एक इंडेक्स है, ठीक है ना। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक आपका ये इंडेक्स है, दीज आर इंडेक्स। S&P 500 ये एक इंडेक्स है आपका, ठीक है ना। तो इंडेक्स फंड में देखो, मान लो निफ्टी है, निफ्टी 50 कंपनीज का है, निफ्टी 50 बोलते हैं उसको। तो इंडेक्स फंड जब हम बनाएंगे तो उसमें वही 50 कंपनीज आप रख देंगे, 50 कंपनीज ही आप रखेंगे इन दैट बास्केट। आप उन्हीं 50 कंपनीज का बास्केट बना लोगे और उसके बेसिस पे फिर आप उसको म्यूचुअल फंड के रूप में ट्रेड करोगे, ठीक है ना। तो इंडेक्स फंड बेसिकली उस वैसा ही चलता है जैसा कि आपका निफ्टी चलेगा, मतलब जिस चीज का भी इंडेक्स होगा, मतलब S&P का इंडेक्स है तो उसका प्राइस वेरिएशन S&P के साथ साथ होगा। S&P बढ़ेगा तो वो इंडेक्स फंड बढ़ेगा, S&P घटेगा तो घटेगा। निफ्टी अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, निफ्टी घटेगा तो घटेगा, ठीक है ना। BSE बढ़ेगा तो बढ़ेगा, BSE घटेगा तो वो इंडेक्स फंड घटेगा। तो बेसिकली दे फॉलो देयर बेंचमार्क इंडेक्स, जो भी बेंचमार्क इंडेक्स आपने लिया है वो उसको फॉलो करता है रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। मार्केट में क्या चल रहा है वो नहीं मैटर करता है ना। लेकिन चूंकि आपने बास्केट में ही वही चीजें इंक्लूड की हैं जो जिसने उसको बनाया है, आपने उसी शेयर, वैसे मान लो सपोज करो, मान लो कोई इंडेक्स है उसमें 3 ही कंपनीज हैं, है ना, 3 कंपनीज हैं A, B और C। अब आपने मान लो एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें A का 5 शेयर, B का 5 शेयर और C का 5 शेयर लिया, तो वो इंडेक्स जो बेस इंडेक्स जैसे मूव करेगा वैसे ही तो आपका पोर्टफोलियो मूव करेगा। अगर उसमें 1% की ग्रोथ मिलेगी तो आपको भी आपके पोर्टफोलियो में 1% की ही ग्रोथ मिलेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज है प्लेन इंग्लिश मूवमेंट। देखो मैं बता रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने ये न्यूज एनालिसिस देखा, आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनल गारंटी देता हूं। बस आप लोग का सपोर्ट मुझे शेयर और लाइक्स में चाहिए, जो आप नहीं करते हो अमूमन, लेकिन आई होप कि आप लोग उस चीज में करेंगे, उसमें समझौता मत करिए, है ना। तो प्लेन इंग्लिश मूवमेंट है बेसिकली लॉ की लैंग्वेज को प्लेन इंग्लिश में करने का, कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज को प्लेन इंग्लिश करने का। पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, हर जगह अलग अलग भाई, कि क्यों ऐसा होता है कि इंश्योरेंस की लैंग्वेज और आपकी जो लॉ की लैंग्वेज है वो प्लेन इंग्लिश में नहीं रहती, इनफैक्ट बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश में रहती है। तो कई लोगों ने कहा कि भाई जो लॉ ऑफ द लैंड है, द रिटन लॉ शुड बी सिंपल, इट शुड नॉट बी जार्गन, इट शुड नॉट बी समथिंग दैट कॉमन मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड। और वही हो रहा है, मोस्ट ऑफ द कॉमन मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लॉ। तो ऐसा क्यों है? In order to simplify that thing, plain English movement is happening in the world, है ना। plain English movement, I hope आपको समझ में आ गया होगा what is this। जैसे इंश्योरेंस में एक चीज लिखी हुई थी, लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। क्या होता है एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ। लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस आया था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी है, आपकी कंपनी है और आपकी एक फैक्ट्री यूनिट है, आपकी फैक्ट्री यूनिट का आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस करा रखा है। सपोज करो आपकी कोई फैक्ट्री यूनिट ए है जिसमें आपका प्रोडक्शन होता है, उसमें आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस करा रखा है। अब
मान लो इस पूरे ए की जो आपकी फैक्ट्री है वो पूरे उसमें पूरा आग लग जाए, उसमें पूरा ताला लग जाए, तो अगर आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस करा रखा था तो जितने पीरियड तक आपकी ए फैक्ट्री बंद है उतने पीरियड तक आपको जो प्रॉफिट का लॉस आपको हो रहा है वो प्रॉफिट आपको इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करेंगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक कैवेट ये है कि अगर मान लो वो ए जो है पूरी तरीके से ना ध्वस्त होकर के केवल 80% ध्वस्त हुई और 20% में आपका काम चालू हो किया जा सकता है या चालू है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस के केस में लिखा रहता है इट इज ऑल और नथिंग, मतलब कि पूरी तरीके से जब तक नुकसान ना हो तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलता, इट इज ऑल और नथिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो न्यूज़ है वो है कैंटिलॉन इफेक्ट। कैंटिलॉन इफेक्ट क्या है, तो आज के न्यूज़पेपर में आप जैसा देख पा रहे हैं कीवर्ड में आया था ये कैंटिलॉन इफेक्ट, मैं आपको बता देता हूं। तो कैंटिलॉन इफेक्ट एक्चुअली कैंटिलॉन इफेक्ट 1755 की एक बुक है, एसे ऑन द नेचर ऑफ ट्रेड इन जनरल, जो कि रिचर्ड कैंटिलॉन एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है उन्होंने लिखा था। एक्चुअली ये लिखा गया था एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के रिगार्डिंग। कैंटिलॉन इफेक्ट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का है। उन्होंने कहा कि जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ती है, अगर आप मनी सप्लाई चेंज करो इकोनॉमी में, या तो उसको बढ़ाओ या घटाओ, तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है लोगों की वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। द परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ द इकोनॉमी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन एक साथ नहीं होता है लेकिन रिलेटिवली होता जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं एक एक करके। एक थ्योरी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, पहले आप समझना, इसको समझोगे तभी कैंटिलॉन की थ्योरी समझोगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो बेसिकली इकोनॉमिस्ट हर जगह ये एक्सेप्ट करते हैं कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यानी कि जब आप मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाओगे, इफ यू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, तो उसके थ्रू एक प्रोपोर्शनेट राइज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स भी होता है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है इकोनॉमी में तो भाई इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन होता है। मैंने आपको बताया ना कि मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी, ठीक है ना। यही है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मतलब कि अगर टोटल अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ेगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन डिटरमाइनिंग द जनरल प्राइस लेवल। तो अगर मनी सप्लाई जो है, यानी मनी की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो कहती है, कहती है क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइंस व्हाट विल बी द प्राइस लेवल। तो अगर मनी सप्लाई डबल होगी, सपोज इफ द मनी सप्लाई इज डबल्ड, देन देयर शुड बी अ रफली डबल इन द प्राइस ऑफ द इकोनॉमी एज वेल। प्राइसेस में भी डबल होना चाहिए, ठीक है ना। कैंटिलियन ने ऑब्जर्व ये किया, कैंटिलियन ने कहा, कैंटिलॉन ने कहा कि व्हेन मनी सप्लाई इज एक्सपैंडेड द फ्रेश मनी डज नॉट गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं कि मनी सप्लाई इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना। ऐसा तो नहीं, सबके पास तो नहीं बढ़ रही है। मनी सप्लाई बढ़ाया मैंने, सपोज करो मार्केट में पहले 5,000 रुपए थे सब, अब देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैंटिलॉन ने कहा सपोज करो मार्केट में 5,000 रुपए हैं और मार्केट में 3 ही लोग हैं आपके पास, जिसमें से एक बंदे के पास 2,000 है, दूसरे बंदे के पास 2,000 है और तीसरे बंदे के पास 1,000 रुपए है, ठीक है। इनकी अभी अभी कोई परचेजिंग पावर पैरिटी होगी। अब सपोज करो मार्केट में मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल दिए, बट वो 10,000 रुपये ऐसा नहीं कि पूरे 3,500 रुपये मिलेंगे सबको, ऐसा तो नहीं। इसको मान लो हो गया 6,000 मिल गए, इसको हो सकता है 4,000 मिल, 3,000 मिल गए, इसको हो सकता है 1,000 ही मिला। तो अब कितना हो गया, 6,000 वाले का 8,000 हो गया, पहले वाले का, दूसरे वाले का कितना हो गया 3,000 और 2,000 5,000 हो गया, और तीसरे वाले का 2,000 ही रह गया। तो अब आप देखो इनकी परचेजिंग पावर पैरिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई ना, परचेजिंग पावर पैरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। अगर मान लो तीसरे वाले को सबसे ज्यादा मिलता तो पहले वाले की पावर से ज्यादा तीसरे वाले की हो जाती। तो परचेजिंग पावर पैरिटी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मनी सप्लाई जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो हो सकता है रिच लोगों के पास ज्यादा जाए और रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी में कम जाए, है ना। तो मनी सप्लाई जब एक्सपैंड होता है तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो पहले ज्यादा रिसीव करेगा उनकी बढ़ेगी एंड बाकी लोग जो सोसाइटी में कम रिसीव करेंगे उनकी नहीं बढ़ पाएगी उतनी ज्यादा, है ना। तो ये होता है बेसिकली कैंटिलॉन इफेक्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ है रिवर्स के रिगार्डिंग कृष्णा और गोदावरी लेवल्स ऑन राइज। तो मैं थोड़ा सा कृष्णा और गोदावरी के आपको ट्रिब्यूटरीज बता दूं। गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में है बाणगंगा, कड़वा, शिवाना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तलीपेरू, सबरी। लिख लीजिए इनको, बाणगंगा, कड़वा, शिवाना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तलीपेरू, सबरी। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में है नसरादी, नसरदी, प्रवरा, सिंधफना, मंजीरा, मनाइर और किन्नार सानी। याद रखेगा ये ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा एंड मूसी। ये आप जरूर याद रखेगा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी।
अगली न्यूज है बिल फॉर कार्बन मार्केट। अब एक बिल आया है कल लोकसभा में पास भी हो गया फॉर कार्बन मार्केट। नाम है इसका एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। अब ये बिल क्यों आया है उसकी पहले हम बात कर लेते हैं, व्हाई दिस बिल। तो सबसे पहले इस बिल का एम है कि $800 बिलियन जो कार्बन मार्केट है, कार्बन ट्रेड होता है ना, कार्बन ट्रेड जैसे कि आपने क्योटो प्रोटोकॉल और ये सब देखा होगा, तो कार्बन मार्केट जो है उसको टैप नहीं किया गया है, उस पोटेंशियल को अभी तक टैप नहीं किया गया था इंडिया में। तो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 का एम पहला तो ये कि $800 बिलियन का कार्बन मार्केट है उसको यूटिलाइज किया जाए। दूसरी चीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इस ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, यानी कि जब आप कार्बन का एमिशन को कम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज को बढ़ाएंगे, तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज के केस में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो उसको बढ़ाना भी इसका एम ये है। Then bill also seeks to mandate the use of non-fossil sources including green hydrogen, green ammonia, biomass, ethanol for energy and feedstock। तो यहाँ पे बेसिकली एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास, इथेनॉल, इन सब की यूज़ को भी थोड़ा और ज़्यादा एक मैंडेट प्रोवाइड करने के लिए भी ये बिल लाया गया है, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। इसके अलावा द अमेंडमेंट एम्स टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक कार्बन मार्केट टू बैटल द क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, तो अमेंडमेंट का एम ये भी है टू प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डोमेस्टिक कार्बन मार्केट टू बैटल द क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, एंड इट विल आल्सो हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन लाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है ना, इट विल हेल्प इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन लाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट। तो हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके लाइन में भी है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए भी थोड़ा अच्छा है। अब देखो दूसरे क्या है इसमें प्रोविजन, तो अगर आप देखें तो बिल बेसिकली इंक्लूड्स ब्रिंगिंग लार्ज रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स विद इन द फोल्ड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन रिजीम। तो एनर्जी कंजर्वेशन रिजीम के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनको लाना, उनका एक प्रॉपर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड होना चाहिए। फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो गवर्निंग है उसको स्ट्रेंथन करना। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को आप स्ट्रेंथन कैसे करेंगे, ऑब्वियसली उसको आप करेंगे कि भाई उसकी जो रेटिंग सिस्टम है वो इंप्रूव हो, जिसकी रेटिंग प्रॉपर नहीं है उसको पनिश करने का पावर दो, है ना। इसके अलावा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को थोड़ा पावर बढ़ाना, उसको एम्पावर करना ताकि वो रेगुलेशंस बना सके फॉर स्मूथ डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस। तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस को इतनी ज़्यादा पावर थी नहीं, तो उसको एक्सपैंड करना भी इसका एम है। इसके अलावा सेंटर ने रिन्यूएबल एनर्जी को पेनिट्रेट करने के लिए कुछ नए वो भी दिए इंस्ट्रक्शन, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल कहता है कि इट इज मैंडेटरी फॉर बिल्डिंग्स विद अ मिनिमम कनेक्टेड लोड ऑफ 100 किलोवाट। ऐसी बिल्डिंग जहां पे 100 किलोवाट का लोड है कि वो दे विल मीट देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है ना, मिनिमम कनेक्टेड लोड जहाँ पे 100 किलोवाट का है, 100 किलोवाट तक है, वो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे। तो दैट इज़ वन प्रोविजन। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, ज़रूर क्रिटिसाइज़ कैसे, उनका ये कहना है कि भाई एम्बिग्यूअस डेफिनेशन है कार्बन ट्रेडिंग की, और कार्बन ट्रेडिंग की डेफिनेशन क्लियर भी नहीं है। तो देयर इज़ अ वेरी एम्बिग्यूअस डेफिनेशन ऑफ कार्बन ट्रेडिंग एंड डेफिनेशन इज़ नॉट क्लियर, देयरफॉर इट हैज़ बीन ऑब्जेक्टेड। इसके अलावा एक और बिल आया था जिसका नाम है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022, जिसने केवल नाम चेंज किया है आर्बिट्रेशन सेंटर का। पहले वो आर्बिट्रेशन सेंटर था, अब उसको इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बोलेंगे। तो केवल ये नाम चेंज करने के लिए बिल लाया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर एनालिसिस। आंसर्स आप करिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।